हमको मेम्ब्रेन दे दो, ग्रेडियंट दे दो, पंप दे दो और हमको एटीपी बनाने वाला दे दो। एक गर्म चाय के प्याले को मैं रख दूं कमरे के अंदर, वो ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा रूम टेम्परेचर के इक्वली होता है क्योंकि वो अपने ग्रेडियंट को तोड़ना चाहता है। अच्छा, अंदर से बाहर की तरफ जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं, पूछा जाता है किस वजह से आएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। CF0 बिहेव्स लाइक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जिसके थ्रू प्रोटॉन आएंगे ल्यूमेन सिस्टोमा की तरफ। तो दो कारण हो गए प्रोटॉन बनने के, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग से, दूसरा प्लास्टोक्विनोन के प्लास्टोक्विनॉल में कन्वर्ट होने की वजह से। हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के ये प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एक टॉपिक जो कि सबको परेशान करता है नीट में, और इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर क्वेश्चन अच्छा बना तो इसमें पक्का तुम परेशान होगे। इस टॉपिक का नाम है बच्चे कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्लास 11th की एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, और ये काफ़ी परेशान करने वाला टॉपिक है। तो मैं इसको तुमको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, और आज के बाद कभी तुम इसको नहीं भूलोगे। तो आज शुरू करते हैं बच्चे। इसको शुरू करूं, सबसे पहले छोटी छोटी बात समझना कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है और कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चे, ये फोटो बना हुआ है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। किसका बना है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इस पूरे ऑर्गेनल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट में कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे इसका मैट्रिक्स वाला पार्ट, जो अंदर मैट्रिक्स वाला पार्ट है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। किसको? मैट्रिक्स वाले पार्ट को। दिस इज द मैट्रिक्स पार्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर माइन्यूट, ये दिख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये जो माइन्यूट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द थैलेक्वाइड। ये जो एक दिख रहा है, दिस इज द थैलेक्वाइड सिंगल। और इसी थैलेक्वाइड के ढेर को, इस ग्रुप को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। इस पूरे ढेर को ग्रेना बोलते हैं। और इस तरह के सारे ढेर क्या करा रहे हैं? ग्रेना। लेकिन एक ढेर होगा तो उसे ग्रेनम बोल देते हैं। तो ग्रेना इज द प्लूरल एंड ग्रेनम इज द सिंगुलर वर्ड। क्लोरोप्लास्ट को देखोगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इन ग्रेना को कनेक्ट करने वाले थैलेक्वाइड को बोला जाता है स्ट्रोमा लेमली। क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रोमा लेमली। दीज आर द कनेक्टिंग थैलेक्वाइड, जो दो ग्रेना को कनेक्ट करते हैं। कुछ राइबोसोम देखने को मिलते हैं जो कि 70S होते हैं, कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होती हैं। मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब दो बातें, जो लाइट रिएक्शन होती है वो मेम्ब्रेनस सिस्टम पे होती है। मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लेमली, इन दोनों के अंदर बच्चे क्या देखने को मिलेगी? लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी। और स्ट्रोमा, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन का इसका कतई सेंस नहीं कि डार्क में नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो पहले सिंपल सी बात समझो, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम और उसका मैट्रिक्स वाला पार्ट। जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसके ऊपर लाइट रिएक्शन होती है, जो उसका मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है। चलो अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, लाइट रिएक्शन कहां होती है। ये मैंने एक ग्रेनम बना दिया बच्चे, एक ग्रेनम है पूरा, ठीक है नहीं? बहुत सारे ग्रेनम को मिला के ग्रेनम बोला जाता है। अब ग्रेनम में देख सकते हैं ये थैलेक्वाइड, दीज आर द थैलेक्वाइड। अंदर वाला थैलेक्वाइड का ल्यूमन है, बाहर थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, और इस तरह से दो थैलेक्वाइड जब कनेक्ट होते हैं तो इसको बोलते हैं लेमला। क्या बोलते हैं? लेमला। अब इसी के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन होती है। इसी मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चे क्या होती है? लाइट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन ही। अब लाइट रिएक्शन होती कैसे वो भी देख लो बच्चे। मेम्ब्रेन को मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको जूम करके दिखा रहा हूं। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को मैंने जूम किया। मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस है वो क्या है? ल्यूमेन कहलाता है। ये देख सकते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है अंदर, और ये मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है? ल्यूमेन। और ये पूरी क्या है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को देखोगे तो दिस इज द लिपिड बाइलेयर। दिस इज द लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, आपने पढ़ा होगा, फास्फोलिपिड होता है इसके अंदर, और लिपिड बाइलेयर की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर प्रोटीन्स लगे होते हैं।
कुछ पूरी तरीके से धसे हुए प्रोटीन्स हैं, दीज आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ बाहर की तरफ हैं, दीज आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, और इन्हीं मेम्ब्रेन के ऊपर पूरी लाइट रिएक्शन चलती। कैसे चलती आओ समझाता हूं। आपने पढ़े होंगे कुछ फोटो सिस्टम होते हैं जो लाइट रिएक्शन को चलाते हैं साहब। फोटो सिस्टम दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है, ये जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे काम करता है। जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट सन से आके गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। कहां से लाइट आती है बच्चे? सन से लाइट आती है, pH2 पे गिरती और यहीं पे वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती। क्या हो जाती? वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती। वाटर की स्प्लिटिंग होने से प्रोटॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन गैसियस है, उड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। प्रोटॉन्स ल्यूमेन में रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। एनर्जी कहां से आई? सनलाइट से। किस फॉर्म में? फोटॉन के फॉर्म में। तो सनलाइट से फोटॉन आएंगे, पानी तोड़ेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ध्यान से देखना, ये जो वाटर टूटा है ये ल्यूमेन के साइड टूटा है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सारे ल्यूमेन में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? थियोफाइटिन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये डाउनहिल मूवमेंट शुरू करते हैं और इसके बाद ये चले जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्विनोन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लेता है। इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से प्रोटॉन, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनोल में। प्लास्टोक्विनोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लास्टोक्विनोल में। अब ध्यान सुनना, प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हुआ है प्लास्टोक्विनोल में। दिस इज द प्लास्टोक्विनोन एंड दिस इज द प्लास्टोक्विनोल। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। दिस इज द क्विनोन, दिस इज द क्विनोल। अगर तुम्हें पता हो तो क्विनोन यानी कि कीटोनिक ग्रुप, क्विनोल यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक, अब कीटोन का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। कैसे हुआ होगा? इधर देखो, ये हुआ होगा जब इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, यानी कि दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ऐसे समझो, दो हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे। इसको देखो, कुछ ऐसे हुआ होगा। ये ऐसे है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया होगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया होगा और ये बॉन्ड टूट गया होगा, तो बन गया होगा ऊपर की तरफ OH। ओके, तो प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो गया होगा H2 लेके। अब H2 के पास क्या है मुन्ना? दो प्रोटॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लिए, दो प्रोटॉन लिए। इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो प्रोटॉन लिए, तो प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोल में। यानी इसका क्या हो गया? रिडक्शन। कैसे पता चला रिडक्शन हुआ? सर हाइड्रोजन जुड़ गया। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये रिडक्शन हो गया, लेकिन ये रिड्यूस ज़्यादा देर नहीं रहता है, वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है प्लास्टोक्विनोन में। जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा, अब देखो, जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो प्लास्टोक्विनोल वापस से प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट होगा। यानी ये जो घटना रिएक्शन आगे की तरफ हुई है, ये रिएक्शन वापस इधर को होती है, तो वापस से दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसने प्रोटॉन तो स्टोमा से लिए, लेकिन अंदर वापस कहां पे डाले? इसने ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन फेंके। तो स्टोमा से प्रोटॉन लेता है और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन फेंकता है। इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, किसकी तरफ? साइटोक्रोम B6F के पास। ये एक साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी नहीं रहते, ये एक इलेक्ट्रॉन करियर है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन के पास से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं PS1 के पास। तो इलेक्ट्रॉन PS2 से फ्यूफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन और PS1 के पास चले जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन करियर हैं, बट दिस इज द हाइड्रोजन करियर, नॉट प्रोटॉन करियर, ध्यान रखना। PS1 के पास इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसके ऊपर सनलाइट आती है और ये सनलाइट आती है 700 नैनोमीटर की। कितनी मुन्ना? 700 नैनोमीटर की। इसी वजह से PS1 को P700 भी बोला जाता है। अब जैसे इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हो जाएंगे। इस बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहुंच जाते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS के पास। किसके पास? FRS के पास, ठीक है नहीं। फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है नहीं, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहलाता है, इसके पास फेराडॉक्सिन होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस से डाउनहिल मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन के पास चले जाते हैं, वहां से एक एंजाइम FNR, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर देता है और इस दौरान ये प्रोटॉन्स यूज करता है स्टोमा के। किसके यूज करता है? स्टोमा के प्रोटॉन यूज करता है। तो ये लाइट एक्शन पूरी चलती है, इसको तुमने पढ़ा होगा। मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूं, मैं भी किडनी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की तरफ लेके जाऊंगा, बट उससे पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉन PS2 से जाते हैं फ्यूफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, PS1, FRS, फेराडॉक्सिन और FNR के पास, ठीक। अब ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, वापस से समझो, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। कौन सी मेम्ब्रेन? ये मेम्ब्रेन, ठीक। मेम्ब्रेन में PS2 से इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन फ्यूफाइटिन के पास, उससे प्लास्टोक्विनोन के पास, साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, PS1, FNR फेराडॉक्सिन FNR के पास और FNR NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। ये तुम बात समझ में आई सा। अब वापस से यही रिएक्शन देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस साइड में क्या है, ल्यूमेन है, और इस साइड में क्या है बच्चे, दिस इज द स्टोमा। ये PS2 है और ये क्या है, PS1। जब यहां पे सबसे पहले वाटर टूटा था, पानी का टूटना, पानी किसने तोड़ा था? फोटॉन्स ने, जो सनलाइट से फोटॉन आ रहे हैं उन्होंने पानी को तोड़ा, और उसके पानी के टूटने से ऑक्सीजन निकला, प्रोटॉन निकला और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहां चले गए, प्रोटॉन यहीं रह गए, ऑक्सीजन गैसेज थी उड़ गई हवा के अंदर। तो इसका क्या हो गया, प्रोटॉन का, वाटर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सर कैसे पता चला? यहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सर। तो -2 से 0 हुआ, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की मदद से होता है, जो कि कहां पे देखने को मिलता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में देखने को मिलता है, यानी कि ल्यूमेन साइड में देखने को मिलता है। अब इससे क्या हुआ, प्रोटॉन यहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया प्लास्टोक्विनोन के पास और कन्वर्ट कर दिया प्लास्टोक्विनोन। इस दौरान प्रोटॉन इसने स्टोमा से ले लिए, और जब प्लास्टोक्विनोन में वापस कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन यहां से कहां चले गए, अंदर आ गए साहब। आप देख सकते हो ये प्रोटॉन क्या आ गए, अंदर आ गए यहां से, ये देखो। तो एक प्रोटॉन कहां से आए हैं साहब, पानी से। एक प्रोटॉन कहां से आए हैं, प्लास्टोक्विनोन के प्लास्टोक्विनोन, और वापस प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट होने की वजह से आए। फिर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहां चले गए, FNR, और यहां पे प्रोटॉन स्टोमा से खर्च हो गए साहब। अब इससे एक ग्रेडियंट तैयार हो गया। ग्रेडियंट का मतलब क्या, डिफरेंस। डिफरेंस किस किस के बीच में, इस मेम्ब्रेन के। इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, बाहर प्रोटॉन क्या हो गए, कम। यहां पे साफ साफ लिखा, अंदर प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा, और बाहर प्रोटॉन क्या हो गए, कम। इससे क्या हो गया, ग्रेडियंट बन गया। उस ग्रेडियंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। अंदर की तरफ ग्रेडियंट हाई, बाहर की तरफ क्या है, लो। सर ग्रेडियंट बन जाने से क्या होगा बच्चे, ज्यादातर चीजों का मूवमेंट ग्रेडियंट की वजह से ही होता है।
ग्रेडियंट बनता है तभी चीज़ों के अंदर मूवमेंट होता है। अगर मैं हाइट का ग्रेडियंट बना के यहाँ एक बॉल रख दूँ तो बॉल नीचे चली आएगी, क्योंकि ग्रेडियंट यहाँ जाता है, यहाँ कम है। एक गर्म चाय के प्याले को मैं रख दूं कमरे के अंदर, वो ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा रूम टेम्परेचर के इक्वली होता है, क्योंकि वो अपने ग्रेडियंट को तोड़ना चाहता है। तो दुनिया में किसी भी चीज़ का मूवमेंट इजीली होता है ग्रेडियंट की वजह से। तो यहाँ पे हाई ग्रेडियंट, यहाँ पे लो ग्रेडियंट है। प्रोटॉन यहाँ अंदर भरते जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं अभी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन है ये आयंस के लिए इम्परमेबल है। आयंस इतनी आसानी से अंदर से बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है नहीं। अब वहां पे थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, बाहर की तरफ प्रोटॉन्स बच्चे क्या हो गए, कम हो गए। तो यही लिखा है अंदर की तरफ हाई ल्यूमेन की साइड प्रोटॉन ज्यादा होंगे और बाहर की तरफ क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, प्रोटॉन ज्यादा है, अगर HN ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूं पीएच कम होगा। HN ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं अंदर की तरफ पीएच कम होगा, बाहर की तरफ पीएच ज्यादा होगा। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अंदर प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं और बाहर प्रोटॉन कम कर रहे हैं? पहला फैक्टर पानी का टूटना। पानी किधर टूटा, अंदर या बाहर? सर अंदर। तो प्रोटॉन किधर बढ़ गए, अंदर। कहां कम हो गए, सर कम नहीं हुए, सिर्फ अंदर प्रोटॉन बढ़े, ठीक। दूसरा फैक्टर, प्लास्टोक्विनोन ने बाहर से स्टोमा से प्रोटॉन लेके ल्यूमेन में फेंके, तो स्टोमा में प्रोटॉन कम हो गए, ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए। तो इसने ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ा दिए, स्टोमा में कम कर दिए। इसी तरीके से NADP प्लस NADP में कन्वर्ट हुआ तो इधर प्रोटॉन कम हुए स्टोमा के अंदर, ल्यूमेन में इसकी वजह से प्रोटॉन नहीं बढ़े। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं? मेनली 3 हैं। पहला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये कहां पे देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है, इनसाइड, यहां से लिख दूं टूवर्ड्स ल्यूमेन, टूवर्ड्स ल्यूमेन, ठीक। प्लास्टोक्विनिन, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन ये तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे। और NADP रिडक्टेज एंजाइम किधर है, ये किधर है, टूवर्ड्स स्टोमा। अब सबसे पहला, वाटर की स्प्लिटिंग से ल्यूमेन में प्रोटॉन क्या हो रहे हैं बच्चे, ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, स्टोमा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है, ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ा रहा है, स्टोमा में प्रोटॉन कम कर रहा है। NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम ल्यूमेन में कोई फर्क नहीं डाल रहा है, लेकिन स्टोमा में प्रोटॉन कम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 फैक्टर हैं जो स्टोमा में प्रोटॉन कम कर रहे हैं, 2 फैक्टर हैं जो ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, स्टोमा में प्रोटॉन कम हो जाएंगे और एक ग्रेडियंट तैयार होगा। सर ग्रेडियंट बनाने पे इतना जोर क्यों है? ध्यान से सुनो। आपने देखा होगा कि टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन के घूमने से बनती। अब टरबाइन घूमती कैसे है कि हम लोग बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जब वो पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है तो उससे उसकी जो मोटर है वो घूमती है और मोटर के घूमने से ही क्या बनती, इलेक्ट्रिसिटी बनती। तो कुछ हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, अंदर की तरफ प्रोटॉन इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे ही बाहर आएंगे ये मोटर घूमेगी, जैसे घूमेगी एटीपी से मुन्ना हम लोग एटीपी बना लेंगे, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज द एटीपी सिंथेटेज। क्या है, एटीपी सिंथेटेज। इसके 2 पार्ट होते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द एटीपी सिंथेटेज। इसके 2 पार्ट होते हैं, दिस इज द CF0 एंड दिस इज द CF1। जैसे प्रोटॉन अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे। किसके अंदर, CF0 के अंदर। कौन से चेंजेज होंगे बच्चे, कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे। और उसी से
एडीपी से क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अंदर से बाहर की तरफ जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं, पूछा जाता है किस वजह से आएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्रेडियंट पहले से प्रेजेंट, अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर प्रोटॉन कम है, अपने आप नहीं आ रहे, इस एटीपी सिंथेज की मदद से आ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो प्रोटॉन का जो बाहर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से आएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से आएंगे। तो देखो एनसीईआरटी की अपन रीडिंग कर लेते हैं। साहब देखो एनसीईआरटी क्या कह रहा है, डायग्राम के साथ साथ चलेंगे। एनसीईआरटी कह रहा है कि लेटस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। कैसे एटीपी सिंथेसाइज हो रही, कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। कह रहा है कि कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस एक केमिकल बेस्ड ऑस्मोटिक थ्योरी दे रखी साहब। कह रहा है कि लाइक इन रिस्पिरेशन, इन फोटोसिंथेसिस टू, एटीपी सिंथेसाइज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। कह रहा जब तक तुम प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनाओगे तब तक एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। दिस टाइम these are the membranes of thylakoid. There is a one difference though, here the proton accumulation is towards the inside of membrane. यहां पे जो प्रोटॉन इकट्ठा किए जा रहे हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन की तरफ इकट्ठा किए जा रहे हैं, दैट इज इन द ल्यूमेन। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स accumulated in the intermediate space of mitochondria when electron moves through the ETS। याद करो वहां पे भी अगर मैं याद दिलाऊं, फोटोसिंथेसिस के दौरान सा कुछ इस तरह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ETS चलती थी साहब। हम यहां पे प्रोटॉन्स को इकट्ठा कर लेते थे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में, और जैसे ये प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाते थे, एटीपी का फॉर्मेशन होता था। तो वहां पे इस स्पेस में प्रोटॉन इकट्ठा करते थे, और यहां थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हम लोग प्रोटॉन्स इकट्ठा करते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कह रहा कौन कौन से कारण हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनवा रहे हैं। ठीक, वी नीड टू कंसीडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द activation of electron and their transport to determine the steps that causes a proton gradient to develop। कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनवा रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला कौन सा है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से प्रोटॉन किधर बढ़ रहे हैं, ल्यूमेन में। स्टोमा में उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, the protons are hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulated within the lumen of thylakoid। कहां accumulate हो रहे हैं, lumen के अंदर accumulate हो रहे हैं। as electrons moves through photosystem, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कहां से, फोटोसिस्टम। कौन सा फोटोसिस्टम, PS2। PS2 से कहां जा रहे हैं, PS1। PS2 में पानी तो टूट गया ना, अब तो PS2 से PS1 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन था बच्चे, फियोफाइटिन। दिस इज द फियोफाइटिन विच इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की बाहरी साइड पे था साहब, ठीक है नहीं। याद करो अंदर की तरफ ल्यूमेन था, ये बाहर की तरफ था। ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू ए हाइड्रोजन कैरियर। दिस इज नॉट प्रोटॉन कैरियर, दिस इज द हाइड्रोजन कैरियर। ठीक, देख सकते हो, इधर देख सकते हो कि ये जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, सबसे पहले PS2 से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास। तो फिर से मैं पढ़ के सुना रहा हूं क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन है वो अपने इलेक्ट्रॉन
जो वो अपने इलेक्ट्रॉन करियर को नहीं देता बल्कि हाइड्रोजन करियर को देता। इससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन करियर इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा किससे, फियोफाइटिन से, बट प्रोटॉन कहां से लेगा, स्ट्रोमा से। तभी तो हाइड्रोजन बनेंगे, तभी तो प्लस टू क्विनॉल में कन्वर्ट होगा। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, कौन, प्लस टू क्विनॉल, ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होगा तो इसी दौरान इसने यहां से यहां प्रोटॉन भी ट्रांसफर कर दिए होंगे। When this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side of membrane, inner side of membrane पे कौन है, प्लास्टोसाइनिन है, अभी बता के हटा हूं। The proton is released in the inner side और द ल्यूमेन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जैसे ही ये साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन देता है, उसी दौरान प्रोटॉन इधर से इधर आ जाते हैं। ठीक, तो दो कारण हो गए प्रोटॉन बनने के, एक तो वाटर की स्पीडिंग से, दूसरा प्लास्टोक्विनोन के प्लास्टोक्विनॉल में कन्वर्ट होने की वजह से। नेक्स्ट नंबर सी, थर्ड था NADP reductase enzyme is located on the stromal side of membrane along with the electron that come from the acceptor of electron of PS1। ठीक है नहीं, electron that come from the acceptor of electron of PS1, protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus। These protons are also removed from the stoma। कह रहा है कि जब NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADPH में, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है जो PS1 से आ रहे हैं और प्रोटॉन ले लेता है स्टोमा से और कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। Hence within the chloroplast protons in stoma decreases in number while in lumen there is accumulation of proton। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen। इसकी वजह से ल्यूमन में भी pH डिक्रीज हो जाता है। Why are we so interesting in proton gradient? कह रहा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। कह रहा है यही ग्रेडियंट टूटेगा तो ATP बनेगा, ग्रेडियंट नहीं टूटेगा तो ATP नहीं बनेगा। Gradient is broken down due to movement of proton across the membrane to stoma through transmembrane channel of CF0 of ATP synthetase। CF0 behaves like transmembrane channel जिसके थ्रू प्रोटॉन आएंगे ल्यूमेन से स्टोमा की तरफ। ठीक, द ATP synthetase enzyme consist of two parts। एक को हम CF0 कह रहे हैं जो एम्बेडेड है कहां पे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। बच्चे अभी बता के हटा हूं, दिस इज द CF0 जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की तरह बिहेव कर रहा हो, दिस इज द CF1 एंड फॉर्म्स ए ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दैट कैरी आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी बताया मैंने भैया, कौन सा डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF0 एंड प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड्स का मतलब उभरा रहता है, बाहर निकला रहता है, बाहर निकला रहता है। ठीक, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ thylakoid membrane on the side that faces the stoma, the breakdown of gradient provides enough energy to causes a conformational changes। किसके अंदर, CF1 के अंदर, particle of the ATP synthesis which makes the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP। और जैसे इसके अंदर चेंजेज होंगे ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन आया हुआ है कि कीमियोऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए होगा, रिक्वायर्स ए मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन हमको चाहिए जिसके अक्रॉस हमको ग्रेडियंट बनवाना है। मेम्ब्रेन कौन सी, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। दूसरा क्या चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए। ये प्रोटॉन पंप कौन सा है, जो प्लास्टोक्विनॉल के लिए, प्लास्टोक्विनोन को प्लास्टोक्विनॉल के दौरान प्रोटॉन स्टोमा से ल्यूमेन के अंदर पंप करके दे रहा है।
तीसरा चाहिए हमको ग्रेडियंट। भैया ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो एनर्जी आएगी कहाँ से? चौथा चाहिए एटीपी सिंथेटेज। तो एटलीस्ट ये 4 चीजें चाहिए। एक तो मेम्ब्रेन दे दो, दूसरा हमको ग्रेडियंट दे दो। ठीक, क्या दे दो भैया? ग्रेडियंट दे दो, अंदर प्रोटॉन ज्यादा बाहर प्रोटॉन कम। तीसरा हमको पंप दे दो। चौथा हमको एटीपी बनाने वाला दे दो। हमको मेम्ब्रेन दे दो, ग्रेडियंट दे दो, पंप दे दो और हमको एटीपी बनाने वाला दे दो। 4 आइटम दे दो, हम आपको एनर्जी एटीपी बनवा के दे देंगे। तो आगे देखो, कह रहा एनर्जी यूज्ड टू पंप प्रोटॉन। एनर्जी किसके लिए यूज हो रही? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं हो रही। एनर्जी तब यूज हुई थी जब इस पंप ने प्रोटॉन अंदर मंगाए थे। प्रोटॉन अंदर आना आसान नहीं था, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाहर कम था, तो प्रोटॉन को पंप करना पड़ रहा था, तभी तुमने प्रोटॉन पंप मंगाया था। ठीक, तब एनर्जी यूज हुई अक्रॉस मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट और ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द thylakoid lumen. ATP synthase has a channel that allows diffusion of proton. कौन सा diffusion? Flagellated diffusion. Back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction, यानी कि dark reaction taking place in the stoma, responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar, जो कि सुगर की सिंथेसाइज भी कराएगा साहब। तो ये कंप्लीट था कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस हमको बताती कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बनवा के हम प्रोटॉन के सहारे उस ग्रेडियंट को तोड़वा के एटीपी बनवा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब भी कोई भी डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट करना मत भूलना, और अगर तुमको लगा हो कि ये समझ आया तो जिसको नहीं समझ आया तो उसको ये वीडियो पहुंचा देना, जिससे उसको भी समझ में आ जाए कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है। इससे रिलेटेड तुम कोई सा भी क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने सारे इसी के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू, जय हिंद।